गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है पदबंध। पदबंध से क्या तात्पर्य है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पदबंध क्या है। पद शुरू में हम पद से क्या तात्पर्य है, वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्यों में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाते हैं। पहले शुरू में क्या है कि वाक्य में से जब अलग है, एक एक शब्द अलग अलग है, तो वो क्या कहला रहा है? शब्द कहला रहा है। और जब उनको वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, जब किसी वाक्य में उनको डाल दिया जाता है उन शब्दों को, तो वो पद कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। अगर कोई वाक्य है और वाक्य में अलग अलग शब्द दिए गए हैं, तो वो पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। अब पदबंध किसे कहेंगे? जब दो या अधिक शब्द पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं, तो उन्हें पदबंध कहते हैं। इससे समझने के लिए जब हम ये देखते हैं कि दो या अधिक पद हम किसे कह रहे हैं? शब्द को कह रहे हैं। दो या दो से अधिक जो शब्द हैं, वो किसी नियत क्रम में लगे हुए हैं और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं, और वो कोई ना कोई उसका एक नया कुछ अर्थ निकल रहा है, तो उन्हें पदबंध कहते हैं। कि इन पदों को हमने बांध दिया है, किसी वाक्य में इसे बांध दिया है, तो वो पदबंध कहलाता है। अब पदबंध से बहुत सारे इसके अर्थ हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद का कार्य करते हैं, तब उन्हें पदबंध कहा जाता है। तो इसमें हम ये देखते हैं, अगर हम सरल से शब्दों में कहें, तो दो या दो से अधिक जो पद हैं मिलकर एक पद का कार्य करते हैं और तब उन्हें पदबंध कहा जाता है। तो यहाँ जो एक जो शब्द है, शब्दों का जो मिलान है, उन्हें हम पदबंध कह रहे हैं। यहाँ अगर हम दूसरे शब्दों में देखें, तो कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है, पदबंध कहते हैं। यहाँ एक सरल से शब्दों में हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि कई पद यानी कि कई शब्द हैं जो कि जोड़कर एक वाक्य बना रहे हैं, और जब वो जोड़कर एक वाक्य बन जाता है, तो फिर वो एक पद का काम कर रहा है कि एक वाक्य बन गया। तो एक वाक्य क्या हो गया? ये पदबंध हो गया, यानी कि इसमें कई पद लग के एक वाक्य बन गया। तो एक पद का काम करता है, जिसे हम पदबंध कहते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने पदबंध की परिभाषा इस प्रकार दी है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं, किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया।
यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। नदी बहती चली जा रही है। नदी कल कल करती हुई बह रही है। तो यहाँ ये जो उदाहरण है, ये हमारे पदबंध के उदाहरण हैं। उपर्युक्त जो वाक्य हैं, इन वाक्यों में हम देखें तो जो काले छपे हुए शब्द हैं वो पदबंध हैं, वो पदबंध हैं। पहले वाक्य से सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र में 5 पद हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, यानी कि सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। 5 पद हैं इसमें, किंतु ये मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। ये मिलकर एक ही पद बना रहे हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। अब दूसरे वाक्य के हम बात करते हैं, तो दूसरे वाक्य के अत्यंत सुशील और परिश्रमी में भी 4 पद हैं। इसमें भी ये 4 पद मिलकर बना है कि यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। तो ये लड़की कैसी है? अत्यंत सुशील और परिश्रमी। तो ये 4 पद मिलकर ये वाक्य बना है, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। उसकी विशेषता बता रहे हैं कि जो वो लड़की है वो अत्यंत सुशील है, परिश्रमी है। और तीसरे वाक्य में बहती चली जा रही है में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का काम कर रहे हैं। एक ही पद कहलाएगा। अब चौथे वाक्य में कल कल करती हुई, ये 3 पद हैं। कल कल करती हुई, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। तो यहां यही बताने की कोशिश की गई है कि जब वो बहुत सारे पद मिलकर एक ही पद बना लेते हैं तो वो पदबंध कहलाता है। इसमें अलग से हम इसकी रचना देखें तो रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक हैं। एक तो यह है कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरे ये पद इस तरह से संबद्ध होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है। और तीसरे पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। कोई भी वाक्य है उसका एक अंश जो है वो पदबंध कहलाता है। तो इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं पदबंध में। तो सबसे पहली बात हमने ये देखी कि एक तो यह है कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरा क्या होता है, ये जो पद हैं वो एक संबद्ध रूप से जुड़े हुए होते हैं, जिनका कुछ अर्थ निकलता है और वो एक क्रमबद्धता रहती है और उनमें एक इकाई बन जाती है। फिर तीसरा जो है वो ये है कि पदबंध किसी वाक्य का अंश होते हैं। वाक्य तो होता है लेकिन जो उसमें एक अंश है वो पदबंध कहलाता है। अब इसी उसमें हम आगे देखें तो अंग्रेजी में इसे
फ्रेज कहते हैं। इसका मुख्य कार्य, फ्रेज का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है वाक्य को स्पष्ट, सार्थक और प्रभावकारी बनाना। इससे क्या होता है? वाक्य एक स्पष्ट नजर आ जाता है, सार्थक हो जाता है और उसका प्रभाव दिखने लग जाता है। तो शब्द लाघव के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, खास तौर से समास, मुहावरे और कहावतों में। ये पदबंध पूरे वाक्य नहीं होते, बल्कि वाक्य के टुकड़े हैं, किसी भी वाक्य में जुड़े हुए एक टुकड़े के अनुसार वो लगे हुए होते हैं, किंतु निश्चित अर्थ और क्रम के परिचायक हैं। लेकिन क्या होता है, उनको लगाने से उसका क्रम बना रहता है, उसका अर्थ निकलता है और एक उस चीज के परिचायक हैं, वो क्या कहना चाह रहा है, उस वाक्य में क्या है, वो चीज उसमें छुपी हुई होती है। तो हिंदी व्याकरण में इन पर अभी स्वतंत्र अध्ययन नहीं हुआ है। कोई अलग से इसके ऊपर कोई अध्ययन नहीं हुआ है हिंदी व्याकरण में, और इसके बहुत सारे भेद भी हैं। तो उन्हीं भेदों को हम एक एक करके देखेंगे कि किस प्रकार से ये भेद हैं। तो पदबंध के जो भेद हैं, मुख्य पद के आधार पर पदबंध के जो भेद हैं वो हमारे इस प्रकार हैं। पदबंध के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार से संभव हैं, जो हमारे सामने हैं। आधार पर पदबंध के जो प्रकार होते हैं वो, पहला है संज्ञा पद, दूसरा है विशेषण पद, तीसरा है सर्वनाम पद, चौथा है क्रियापद, क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध, संबंध बोधक पदबंध, समुच्चय बोधक पदबंध, विस्मय आदि बोधक पदबंध। यानी ये 8 तरीके के पदबंध हैं। अब इन पदबंधों को एक एक करके हम इन्हें देखेंगे, इनको पढ़ेंगे। पहला है संज्ञा पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, संज्ञा पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो, तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। अब इसके उदाहरण देख के आपको और भी अच्छे से इसके जानकारी हो जाएगी, इसके बारे में आपको बहुत सरल तरीके से पता चल जाएगा कि संज्ञा पदबंध क्या होते हैं। पहला इसका उदाहरण है, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। तो यहाँ पर जो पदबंध है वो 4 ताकतवर मजदूर हैं। जो 4 ताकतवर मजदूर हैं वही क्या कर सकते हैं, इस भारी चीज को उठा पाएंगे। तो यहाँ पर जो पदबंध है वो संज्ञा की जो स्थान पर आ रहा है, संज्ञा के स्थान पर जो पद आ रहा है वो संज्ञा पदबंध कहला रहा है। हमें यहाँ जो मजदूर हैं उनकी बात की जा रही है, और वो भी ताकतवर मजदूर हैं। वो क्या काम करेंगे, किस पर वो आश्रित है, इस भारी चीज को उठा पाएंगे। तो ये पूरा जब सेंटेंस बन जाता है, जब पूरा वाक्य तैयार हो जाता है, तो ये एक वाक्यांश में बन जाता है। लेकिन जो पदबंध है वो वाक्य में संज्ञा का कार्य कर रहा है। तो इसको देखते हुए, जैसे दूसरे वाक्य में है, राम ने
लंका के राजा रावण को मार गिराया। तो इसका जो पदबंध है वो राम ने क्या किया, लंका के राजा रावण को मार गिराया। तो यहाँ जो पद को बांध रहा है वो क्या बांध रहा है, राम ने मारा, अब किसको मारा, ये कहलाएगा हमारा लंका के राजा रावण। अब यहाँ फर्स्ट वाले में कौन उठा सकता है, भारी चीज कौन उठा पाएगा, 4 ताकतवर मजदूर। और यहाँ राम किसको मारेंगे, लंका के राजा रावण को। तो जो इसे बांध पाए, जो इस सेंटेंस को बांध पा रहा है, संज्ञा को बता रहा है संज्ञा क्या कर रही है, संज्ञा क्या कर सकती है, तो वो हमारा संज्ञा पदबंध कहलाता है। यहां फिर आता है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब ये पुत्र किसके थे, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। तो यहाँ जो पदबंध है वो हमारा है अयोध्या के राजा दशरथ। और फिर नेक्स्ट है आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। उपर्युक्त वाक्यों में काला छपे शब्द संज्ञा पदबंध है। तो आसमान में उड़ता हुआ जो गुब्बारा है वो फट गया। तो इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि जो इसकी हम परिभाषा माने, तो जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम देता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। यहां हम देखें तो संज्ञा पदबंध में शीर्ष में संज्ञा पद होता है, अन्य सभी पद उस पर आश्रित हैं। कोई भी पद है, आगे है पीछे है, लेकिन जो संज्ञा पदबंध है वो उस पर आश्रित रहता है। जैसे कि पास के मकान में रहने वाली औरत मेरी परिचित है। तो इसमें पास के मकान में रहने वाली औरत, तो जो औरत पास के मकान में रह रही है वो मेरी परिचित है। तो इस तरीके से जो इसका अंश है वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अब जब यह पेड़ तो किसी बड़े और तेज धार वाले कुल्हाड़ी से ही कट सकता है, तो इसमें बड़ी तेज धार वाली कुल्हाड़ी से ही कट सकता है वो पेड़। तो यहाँ संज्ञा का जो को बांध कर रख रहा है वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। तो यहाँ लंका का राजा रावण जो था वो बहुत विद्वान था। अब इनके प्रमुख रचनाएं हैं, उनकी कुछ रीतियां उन्होंने बताई हैं। तो संज्ञा पदबंध में यह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, अब संज्ञा का कार्य कर रहा है तो वो पदबंध कहलाता है। जो भी पद है वाक्य में, जो भी पद है वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा अगर वो संज्ञा का कार्य कर रहा है। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि पदबंध का जो अंतिम अथवा शीर्ष शब्द है तो वो भी कहीं ना कहीं संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहा है। तो यहाँ जो संज्ञा पदबंध है उनके जो उदाहरण हमने देखे वो हमारे कई प्रकार की रीतियों पर आधारित हैं। पहला हम देखते हैं विशेषण। वो पद किसी की विशेषता भी बता सकता है। गुणवाची विशेषण यानी कि सभ्य पुरुष है, सुंदर फल है,
संख्यावाची भी हो सकता है विशेषण। 3 मकान, 4 घोड़े। परिमाणवाची भी हो सकता है। 2 किलो आटा, 1 लीटर दूध। परिमाण है, इसको तौला जा सकता है कि भई ये 2 किलो बता रहा है आटा, तो 2 किलो ही होगा। 1 लीटर दूध है तो वो 1 लीटर दूध होगा। सार सर्वनामिक, जो कि कोई यह किताबें, किसी को वो अलग से ही वो बता रहा है कि ये जो किताबें हैं, कोई महिला है, बहता हुआ पानी, थका हुआ मजदूर, ये सर्वनामिक। अब संबंधवाची, संबंध के हिसाब से, तो मोहन की किताब, मोहन की किताब, इसमें संबंध आ गया कि किसकी किताब है, ये मोहन की किताब है, तो मोहन का संबंध किताब से हो गया। मेरा घर, यानी जो घर है वो किसका है, मेरा, तो मेरे से उस घर का संबंध हो गया। अपना बस्ता, यानी वो बस्ता किसका है, अपना है, तो इसमें संबंधवाची जो विशेषण है वो आ गया। अब यहाँ कर्तव्यवाची, कर्तव्य भी वो निभा रहे हैं शब्द। दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ी, तो ये जो खिलाड़ी हैं वो किस प्रकार के हैं, वो दौड़ में भाग लेने वाले हैं। बेंगलोर जाने वाली गाड़ी, उसमें एक पूरा अपना एक पर्टिकुलर बता दिया जाता है कि क्या, बेंगलोर जाने वाली गाड़ी वो कहाँ जा रही है, तो बताया है कि बेंगलोर जा रही है। या जो खिलाड़ी है वो दौड़ में भाग लेने वाला है, तो वहां जो उसका कर्तव्य है, जो उसका काम है, वो व्यक्ति कर रहा है, यानी कि कर्तव्यवाची विशेषण माना जाएगा। और फिर तुलनावाची विशेषण, युधिष्ठिर सा सत्यवादी, तो यहाँ एक तुलना कर दी गई है, तुलना है कि युधिष्ठिर जैसा सत्यवादी व्यक्ति कोई नहीं है, तो ये क्या हो गया, तुलनावाची विशेषण कहलाएगा। कई रीतियां हो गई, विशेषण के भी कई भाग हो गए। गुणवाची विशेषण है तो वो कुछ ना कुछ गुण बता रहा है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज का गुण बताते हुए। अगर संख्यावाची है तो वो संख्या बता रहा है, 3 मकान है, 4 घोड़े हैं, तो वो एक तरह से संख्यावाची विशेषण हो गया। अब परिमाण के लिए हम परिमाण दे सकते हैं उस चीज का, कि 2 किलो आटा, 1 लीटर दूध, इस तरीके का कोई भी परिमाण दे सकते हैं। तो हम एक वाक्य को देखकर पहचान सकते हैं कि इसमें किस तरीके का जो विशेषण है वो काम में लिया गया है। सार्वनामिक, संबंधवाची, कर्तव्यवाची, तुलनावाची, तो इतने सारे विशेषण किसी वाक्य में दिए गए हों तो वो हमारा संज्ञा पदबंध कहलाता है। अब उसी के आधार पर उपाधि सूचक, उपाधि दी हुई हो, नाम के पहले श्री, श्रीमान आदि शब्द, नाम के बाद जी महाराज आदि, ये कोई उपाधि से संबंधित अगर कोई ऐसा सेंटेंस है तो फिर वो उपाधि सूचक वाक्य कहलाएगा। फिर सम्मान, समानाधिकरण सूचक, यानी कि समान अधिकार दिया हुआ हो। दशरथ पुत्र राम, गंगा नदी आदि, यानी कि दशरथ के पुत्र कौन है, राम है। यहाँ पर बताया गया है समानाधिकरण सूचन है कि वो बता दिया गया है कि नदी कौन सी है, गंगा नदी है, और राम पुत्र किसके हैं, दशरथ के पुत्र हैं। तो इस तरीके से ये कई प्रकार की रीतियां हैं
जो कि संज्ञा, विशेषण, उपाधि सूचक, समानाधिकरण सूचक, इस तरीके की रीतियां संज्ञा पदबंध में दिखाई देती हैं। उनको हम पहचान सकते हैं। तो इस तरीके की रीतियों के माध्यम से हम पहचान सकते हैं। अब दूसरा जब हमारे सामने आता है, दूसरा है विशेषण पदबंध। यह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे, विशेषण पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब एक से अधिक पद मिलकर विशेषण पद का कार्य करे तो उसे विशेषण पदबंध कहा जाता है। तो इसमें ये आ सकता है, तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती हैं। तो इसमें इस पद की विशेषता बताते हुए कहा गया है, पदबंध में जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कि जो भी तेज चलने वाली गाड़ियां हैं वो हमेशा देर से पहुंचती हैं। अब उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। तो घर के कोने में बैठा हुआ है वो आदमी, यहाँ इसको इस पूरे कोने में जो बैठा है वो जासूस है। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर है, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। इस तरीके से ये विशेषण पदबंध है। इसमें विशेषताएं बताई जा रही हैं कि उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला है और आज्ञाकारी है। तो ये एक विशेषताएं घोड़े की हो गई। अब है बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। तो इसमें जो बरगद और पीपल की छांव है उससे सभी को सुख मिला। उपर्युक्त वाक्यों में जो भी काले छपे हुए शब्द हैं वो विशेषण पदबंध कहलाते हैं। तो इसी से जो कि हमें शुरू में ही पता चल जाता है कि वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो पहले हमने संज्ञा पदबंध पढ़ा, फिर क्रिया पद, ये विशेषण पदबंध पढ़ा है। तो हमें अलग से समझ में आ रहा है कि जो शब्द विशेषताएं बताने वाले हैं वो पदबंध में मिलकर एक विशेषण पदबंध बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो विशेषण पदबंध है वो हमारे सामने आता है। अब इसकी परिभाषा क्या है? जब कोई पद समूह किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, यानी कि जब कोई ऐसा पद का समूह है तो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। वो संज्ञा है, सर्वनाम है, इनकी विशेषता बताने वाले पदबंध को वो पदबंध कहा जाता है। जैसे शेर के सामने बलवान आदमी, तो इसमें यहाँ शेर के सामने जो है वो बलवान व्यक्ति है। जोर जोर से रोने वाले, तो इसमें ये तुम जोर जोर से क्यों रो रहे हो, या तुम इतना क्यों रो रहे हो। सुंदर और स्वच्छ लेख लिखने वाला छात्र। इसमें विशेषण पदबंध के जो शीर्षक में शुरू में जो उसका शीर्ष है, विशेषण पदबंध के शीर्ष में विशेषण होता है। अन्य पद उस पर विशेषण पर आश्रित होते हैं। इसमें प्रमुखतया
विशेषण कहलाता है। अगला हम देखते हैं कि प्रविशेषण। प्रविशेषण हिंदू बहुत से धर्म के बहुत सुंदर, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि प्रविशोषण में बहुत सुंदर, थोड़ा नमकीन, ज्यादा कड़वा, कुछ मीठा, जरा खट्टा, लगभग 1000, कोई 1 लाख, ठीक 10। तो इसमें हम इन सभी तरीके की विशेषताओं को इसमें ला रहे हैं। खट्टा भी है, मीठा भी है, कड़वा भी है, नमकीन भी है, सुंदर भी है। तो ये सारी विशेषताएं हैं। लगभग कितने 1000 हैं, कोई 1 लाख कह रहा है, कोई ठीक 10 है। तो ये सारी इसमें विशेषताएं समाई हुई रहती हैं। फिर तुलनात्मक, सादृश्यात्मक। तुलनात्मक के लिए सही सिंह जैसा बलवान व्यक्ति होना चाहिए। सिंह जैसा बलवान व्यक्ति हीरे से भी अधिक कठोर, इसमें तुलना की गई है कि सिंह जैसा बलवान व्यक्ति तो चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? सिंह जैसा, और हीरे से भी अधिक कठोर। अब यहाँ हीरे की बात की गई है, तो हीरे से भी अधिक कठोर, तो हम देखते हैं कि ये एक तुलना की जा रही है। तो इस प्रकार इसमें तुलनात्मक सादृश्यता भी हमें दिखाई देती है। अगला है सर्वनाम। सर्वनाम पदबंध, यह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, संयुक्त नाम पदबंध कहलाता है। जो भी पद है वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, सर्वनाम पद कहलाता है। तो इसी तरीके से जो पदबंध है तो वो वाक्य में जोड़े जाते हैं और किसी भी सर्वनाम के कार्य करने पर आ रहे हैं तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो जब कोई पद मिलकर सर्वनाम पद का कार्य करता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। इसी तरीके से उदाहरणों के अनुसार अच्छे से समझ आ जाएगा कि बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। तो इसमें सर्वनाम की जगह, नाम की जगह सर्वनाम आ रहा है। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया, तो यहाँ पर सर्वनाम का पदबंध माना जाएगा। उसमें कोई नाम नहीं है लेकिन सर्वनाम है, उस नाम के माध्यम से यहाँ पर पदबंध दिखाई देगा। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए, तो यहाँ शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए, तो यहाँ पे शरारत करने वाले जो छात्र हैं उनमें से कुछ पकड़े गए। ये एक पदबंध है सर्वनाम का, जिसमें कि शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। फिर हम यहाँ बात करें तो विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। जो भी विरोध करने वाले लोग हैं उनमें से कोई नहीं बोला, तो सर्वनाम भी इस पद में जुड़ गया है। फिर उपर्युक्त वाक्यों में काला छपे शब्द सर्वनाम पदबंध है, इस क्योंकि वे क्रमशः आपने कुछ
और कोई इन सर्वनाम शब्दों से संबद्ध है। तो इन उदाहरणों को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि जो सर्वनाम के स्थान पर शब्द आए हैं उन्हें हम सर्वनाम पद के नाम से जानते हैं। फिर इसमें ये वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पद बंद को सर्वनाम शब्द पद बंद कहते हैं। भाग्य का मारा मैं कहाँ आ पहुंचा, चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे, है यहाँ कोई ऐसा कोई जो अजगर को पकड़ ले, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है उनमें सभी में सर्वनाम पदबंध को जोड़ा गया है। अब हम सर्वनाम के बाद क्रिया पदबंध की बात कर रहे हैं। क्रिया पदबंध में यह पदबंध जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर बना हो क्रिया पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में जब कई क्रियाएं मिलकर एक क्रियापद का कार्य करे तो उसे क्रिया पदबंध कहा जाता है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं। यही क्रिया पदबंध है। जैसे कि उदाहरण दिए गए हैं, वह बाजार की ओर आया होगा, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, यानी क्रिया कर रहा है। सुरेश नदी में डूब गया, तो फिर ये अलग क्रिया है। जब दरवाजा खोला जा सकता है, अब दरवाजा खोला जा सकता है। सुरेश नदी में डूब गया, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, बाहर बाजार की ओर आया होगा। इसमें उपरोक्त वाक्यों में जो मोटे मोटे शब्द दिख रहे हैं वो क्रिया पदबंध है, क्योंकि उसमें कुछ करके दिखाया जाए, आया होगा, दिखाई दे रहा है, हर तरीके की क्रिया हो रही है कि वो आ रहा है, दिखाई दे रहा है, डूब गया है, खोला जा सकता है। इन सभी में क्रिया पदबंध समझ में आ रहा है। फिर परिभाषा को देखते हुए एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रिया रूपों को ही क्रियापद बंध कहते हैं। क्रिया के रूप से ही क्रियापद बंध का निर्धारण हो जाता है। पूछा जा रहा है, एग्जाम्पल, पूछा जा रहा है, आता रहता है, बहता जा रहा है, वापस आकर कहने लगा। इस तरीके से जो उदाहरण दिए गए हैं तो इसमें भी हमें क्रिया पदबंध नजर आ रहे हैं। इसमें जो परिभाषा के माध्यम से हम देख रहे हैं कि एक से अधिक जो क्रियापद है उनमें बनने वाले जो क्रिया रूपों को क्रिया पदबंध कहते हैं। पूछा जा सकता है, आता रहता था, बहता जा रहा है, वापस आकर कहने लगा। तो इन सभी चीजों में क्रिया पदबंध के माध्यम से बताया गया है। अब जब क्रिया पदबंध के शीर्ष में क्रिया होती है, अन्य पद क्रिया पर आश्रित होते हैं और इसके दो प्रमुख भेद है। क्रिया विशेषणात्मक क्रिया पदबंध, यहाँ क्रिया पर क्रिया विशेषणात्मक पद या पदबंध आश्रित होते हैं। जैसे
धीरे धीरे चल रहा है, तेजी से दौड़ रहा है, सुबह सुबह खेलता है, मैदान में दौड़ रहा है। अंत अंत केंद्रित क्रियापद बंध। अंतः केंद्रित क्रियापद बंध में यहाँ भी मुख्य क्रिया पर अन्य सहायक, संयोजी और रंजक क्रिया आश्रित होती है। जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है, में क्रियापद बंध पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ये एक क्रिया हो गई। इस क्रियापद बंध का शीर्ष शब्द पढ़ है, पढ़ है। अतः केंद्रित क्रियापद बंध में समापिका क्रिया के साथ क्रियात्मक, नकारात्मक या अवधारणात्मक निपात भी आ सकते, जैसे गिर ही पड़ा, गिर ना जाए, पढ़ाई ही नहीं जाता। तो ये हमारे क्रियापद बंध होते हैं। अब इन क्रियापद बंधों के बाद एक और है क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। यह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे, अव्यय पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में जब कई पद मिलकर क्रिया विशेषण पद का कार्य करते हैं तो उसे क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध कहा जाता है। इस पदबंध का अंतिम शब्द अव्यय होता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य देखिए, आपने अपने सामान के साथ वह चला गया। और दूसरा है, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। इन शब्दों में छपे शब्द अव्यय पदबंध है के साथ, ये भी अव्यय पदबंध है, यानी कि क्रिया हो रही है, कोई ना कोई क्रिया के साथ जो पदबंध होता है। अब यहाँ इसके परिभाषा अगर हम देखते हैं तो वह वाक्यांश या पद समूह जो क्रिया विशेषण का कार्य करे उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध जैसे दुकान से लौट कर जाऊंगा, पहले से बहुत कुछ धीरे चलने लगा, या पैरों में लौटते हुए बोला। अब यहाँ मोहन घर से लौटकर कहने लगा, उसका मन नहीं लग रहा है। तो इसमें क्रिया पदबंध माना जाएगा। अब यहाँ पर क्रिया पदबंध के बाद हम क्रिया विशेषण पदबंध में क्रिया विशेषण शीर्ष स्थान पर होता है और अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे बहुत धीरे धीरे उठना में बहुत धीरे धीरे क्रिया विशेषण पदबंध है। फिर यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है और बहुत उसका प्रविशेषण कहलाता है। इस तरीके से क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं। अब इन क्रिया विशेषण पदबंधों का एक और बिंदु है संबंध बोधक पदबंध। संबंध बोधक पदबंध में संबंध बताया जा रहा है। परिभाषा जो शब्द वाक्य में दो पदबंधों के बीच संबंध स्थापित करवाए उन शब्दों को संबंध बोधक पदबंध कहेंगे। जैसे बदले, पलटे, समान, योग्य, सरीखा, ऊपर, भारती, पीछे से बाहर की ओर, ये सारे
पदबंध है। कौन से? संबंध पद बोधक, संबंध बता रहे हैं। तो इसमें जब हम उदाहरण देखेंगे तो संबंध वाक्य में संबंध बोधक पदबंध कहे जाते हैं। जब संबंध बोधक पदबंध है तो वो सुरेश की ओर, इसमें संबंध है कि किसकी ओर? सुरेश की ओर, बस के ऊपर, मोहन के सामान, मोहन के समान आदि। तो इस तरीके के जो शब्द यूज होंगे, जो पद लगे हुए होंगे वाक्य में, वो हमारे संबंध बोधक पदबंध कहलाते हैं। अब इसके बाद हमारा जो है वो है समुच्चय बोधक पदबंध। समुच्चय बोधक में जो शब्द वाक्यांश एक पदबंध को दूसरे वाक्यांश से मिलाते हैं उसे समुच्चय बोधक पदबंध कहे जाएंगे। जैसे राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, तुम आओगे अथवा श्याम आएगा। इसमें जोड़ने वाले जो शब्द हैं जैसे और है या अथवा है, ये जो शब्द हैं वो समुच्चय बोधक है। संभालने के लिए उनको एक तरह का हमें वो दिखाना होगा कि हम इनको जोड़ते हुए, समोच्च बोधक है। तो जोड़ने वाले जो शब्द है और है अथवा है, ये हमारे समुच्चय बोधक शब्द हो जाते हैं। अब एक और है विस्मय आदि बोधक पदबंध। किसी वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, लज्जा, ग्लानि आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द विस्मय आदि बोधक पदबंध कहलाते हैं। अब इन पदबंधों को जब हम देखते हैं तो किसी वाक्य में आहा आज तो जलेबियां बन रही हैं, हाँ मैं तो सही कहता हूँ, अरे तुम फर्स्ट आ गए, ये सारे जो शब्द है वो इसी चीज को बता रहे हैं, विस्मय, एकदम से अचानक से। तो वो जो चीज है वो विस्मय आदि बोधक पदबंध कहलाते हैं। अगर इस तरीके के शब्द लगे हुए होंगे तो ये विस्मय आदि बोधक पदबंध कहलाएंगे। अब इन पदबंधों से हम ये देख रहे हैं कि संज्ञा पदबंध और विशेषण जो पदबंध हैं उनमें क्या अंतर है। संज्ञा पदबंध में संज्ञा के पहले आने वाले पदबंध प्राय विशेषण पदबंध ही हुआ करते हैं। इसलिए यदि उन विशेषण पदबंधों को संज्ञा के साथ मिलाकर लिखा जाए तो वे संज्ञा पदबंध या संज्ञा से अलग अलग करके लिखा जाए तो वे विशेषण पदबंध होते हैं। जैसे बेकार बैठने वाले लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। इसमें बेकार बैठने वाले लोग संज्ञा पदबंध है, जबकि बेकार बैठने वाले विशेषण पदबंध है। इसमें बेकार बैठने वाले, इसमें बैठने वाले लोग जो है, तो यहाँ लोग आने से संज्ञा हो गया और यहाँ केवल किसी के बारे में कहा जा रहा है तो ये एक विशेषण पदबंध कहलाएगा। अब पदबंध और उपवाक्यों में अंतर। पदबंध और उपवाक्य, पदबंध और उपवाक्य ये है कि उपवाक्य भी पदबंध की तरह पदों का समूह है, लेकिन इससे केवल आंशिक भाव प्रकट होता है, पूरा नहीं। और पदबंध में क्रिया नहीं होती, उपवाक्य में क्रिया होती है। जैसे ज्यों ही वह आया त्यों ही मैं चला गया, यहाँ ज्यों ही वह आया एक उपवाक्य है जिससे पूर्ण अर्थ की प्रतीति नहीं होती। तो इस तरीके से पदबंध और उपवाक्यों में भी अंतर पाया जाता है। आज का जो विषय था वो हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण लिंक हैं जिसको आप अगर काम में लेंगे तो आपको इस पदबंध के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी।
अब इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि हम आपसे पूछेंगे। तो पहला प्रश्न है, श्रीधर के 4 पुत्र थे, कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध। तो सही उत्तर है संज्ञा पदबंध। दूसरा प्रश्न है, धीरे चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती हैं, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध। आंसर है विशेषण पदबंध। दूसरा यहाँ अगला जो प्रश्न है वो है, अक्लमंदी दिखते हुए आपने बालक को गिरने से बचा लिया। अक्लमंदी दिखाते हुए आपने बालक को बचा लिया, गिरने से बचा लिया। तो ये विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है, संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है? यहाँ ये सर्वनाम पदबंध होगा। अगला प्रश्न, बरगद के पेड़ की घनी छांव से हमें गर्मी में भी ठंडक का एहसास हुआ। क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध। सही उत्तर है विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न, 2 हृष्ट पुष्ट लोग बड़े पत्थर को रास्ते से हटा पाए। विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध। ये यहाँ संज्ञा पदबंध है। राधा का कुत्ता अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है। विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध। आंसर है विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न, चोरी करने वाले बदमाशों में से कुछ पकड़े गए। क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध। सही उत्तर है सर्वनाम पदबंध। उस छत के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति पागल है। क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध। सही उत्तर है विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न, वह विद्यालय से निकलकर बाजार की ओर आया होगा। विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध। सही उत्तर क्रिया पदबंध इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, राम किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करता, इसलिए उसके जन्मदिन पर कोई नहीं आया। क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध। इसका सही उत्तर है सर्वनाम पदबंध। यहाँ पर अब सभी बहुविकल्प प्रश्न इस विषय से संबंधित समाप्त होते हैं। अगला विषय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।